नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जितने भी 100 क्वेश्चन जो उस एग्जाम में आए थे उसके एक एक क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही जरूरी वीडियो है ये। आपकी तैयारी शुरू करने से पहले इसको आपको देखना है, क्योंकि इसमें हमें जाके पता चलेगा कि आखिर डिफिकल्टी लेवल किस स्तर का आता है जब हम डिफरेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। सिलेबस से परिचय आपका ऑलरेडी हो चुका होगा कि इसमें एक टॉपिक नहीं, दो नहीं, तीन या चार या पांच टॉपिक्स हैं। लेबर लॉज भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, स्कीम भी पढ़ना है एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन टॉपिक्स में जो पढ़ना होता है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसका सबसे अच्छा आकलन होता है पिछले सालों के पेपर को देखकर। वैसे तो हमने 2015 के पेपर को भी सॉल्व करके वीडियो डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। बट अगेन आज से 10 साल पहले जो एग्जाम बनाने का माइंडसेट था वो काफी ही कहना चाहिए अलग होगा। ठीक है, हालांकि 2019 में जो पेपर बना है उसका भी माइंडसेट काफी अलग होगा, सिंस 5 साल पहले बना है। नेवरदलेस हमारे पास जो प्री वाई क्यू के नाम पे जो पेपर है वो यही है, देयरफॉर हमें इसको देखना होगा। ठीक है, अब अलग अलग टॉपिक्स हैं और उनमें कैसे सवाल आ रहे हैं, किन चीजों पे बनाने वाला जोर दे रहा है, क्या मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल है, करंट अफेयर्स के नाम पे क्या पूछ रहा है, जनरल साइंस के नाम पे क्या पूछ रहा है, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से देखिए। बाकी ह्यूमन पेरेटस ने इसका फुल फ्लेज कोर्स एज वेल एज लाइव क्लासेस को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इन कोर्सेज की जो डिटेल्स है वो आप इस वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं, इसमें सारी डिटेल्स हैं और हम 100% सिलेबस को आपके लिए कवर करेंगे। इफ यू आर एनरोल्ड विद ह्यूमन पेरेटस, आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जो हमने दिया है आपको केवल वही पढ़ना है। सो व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड दीज नाइस कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स जिनसे आप अपना सिलेबस कवर करते हो। इसके बाद हम आपको एनरोल करते हैं ह्यूमन पेरेटस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, जहां पर आप क्लासेस को एज वेल एज जो डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है या फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको आप एक्सेस करते हो। फॉर एग्जांपल, जब मैं लेबर लॉज में जाता हूं तो लेबर लॉज में वो टॉपिक्स मेरे सामने आ जाते हैं जो मुझे पढ़ना है, और किसी भी एक पर्टिकुलर एक्ट में मैं जाऊंगा तो क्लासेस, बुक एंड क्विज आपके सामने आ जाएगा, और इस तरीके से आपको अपना पूरा सिलेबस सवाल बाय सवाल, टॉपिक बाय टॉपिक करते जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एक एक कोई भी ऐसा आपको सवाल है जिसमें आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए या कुछ और, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, आवर टीम विल लुक इनटू इट। ठीक है, तो आइए एक एक करके सवाल शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके सामने है वो आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में वो कीवर्ड मेंशन नहीं है, बट दैट इज द क्वेश्चन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, तो ये क्या पूछता है कि आईएनटीयूसी, जो कि एक्चुअली ट्रेड यूनियन विंग है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इट वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। तो गाइस इट वाज एस्टैब्लिश इन 1947, और इसके ऑप्शन के बी को आपको टिक करके आ जाना है। ठीक है, 1947 इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो वो है आपकी एआईटीयूसी, जो कि 1920 में आई थी। ठीक है, सेकंड पूछा जाए, Dash is a collection of program that control the execution of computer system and executes various processes in the computer। तो गाइस ये किसका काम होता है, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि हमारे सामने इंटरफेस के रूप में दिखता है। ठीक है, जैसे कि विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपका आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इवन एंड्रॉइड इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैड रिटन द बुक इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशन टॉपिक, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। एंड दिस बुक हैज बीन रिटन बाय जॉन टी डनलोप, जिनकी बहुत ही फेमस अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिलेशन है, वो है आपकी सिस्टम थ्योरी। जिसमें क्या होता है, जिसमें इंटरकनेक्शन और या फिर इंटर रिलेशन बताया जाता है एम्प्लॉयर का, गवर्नमेंट का और एम्प्लॉइज का। ठीक है, एक सिस्टम की बात यहां पे होती है, उस सिस्टम में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज व्हाट इज बीन डिस्कस। ठीक है, इसके बाद डैश मेमोरी इज अ कंप्यूटर स्टोरेज दैट मेंटेन इट्स डेटा ओनली व्हाइल द डिवाइस इज पावर्ड ऑन। तो ये क्या है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, और जब शट डाउन करते हैं तो वो चली जाती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नथिंग बट अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज ऑफ अक्टूबर 2020, अंडर द अटल पेंशन योजना, द सब्सक्राइबर वुड रिसीव द फिक्स मिनिमम पेंशन ऑफ। तो गाइस अटल पेंशन योजना जो था वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, और बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन में अलग अलग पेंशन दी जाती है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1000 एंड गोज अप टू
5000। तो मिनिमम पूछा है, मिनिमम का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1000। ठीक है, सवालों का जो नेचर है उसको जरूर देखते जाना है, क्या डायरेक्ट है, क्या घुस के पूछ रहा है, सिलेबस के बाउंड्री के बाहर क्या क्या है, इन सब चीजों पे जरूर गौर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज? तो यहां पे अगर आपको म्यूरल एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज के बारे में, कीवर्ड के बारे में नहीं पता है तो आप सही नहीं करेंगे। इंटरम्यूरल एक्टिविटीज क्या होती है? जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज होते हैं, जैसे नेगोशिएशन हो गया, या वर्किंग कंडीशंस हो गया, या फिर सैलरी हो गया, सो दिस इज इंटरम्यूरल। सिमिलरली एक्स्ट्रा म्यूरल इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि जो बाहर की चीजें हैं, जैसे हमने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए जो ट्रेड यूनियन क्या कर रहा है, एजुकेशन के लिए क्या कर रहा है, मेडिकल के लिए क्या कर रहा है, तो ये ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से तो फंक्शन है, बट ये तो नहीं होना चाहिए कल्चरल एक्टिविटीज। दैट इज नो डायरेक्ट रिलेशन विद द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्टाइल? अगेन ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, और ये भी ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल रिलेशन से आया है, तो ये जो है ये एक्चुअली मॉडल है किसका? थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज अ मॉडल ऑफ थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जिसके हिसाब से क्या होता है, जिसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट कैन बी प्लेस्ड इन असर्टिवनेस एक्सिस और कोऑपरेटिवनेस एक्सिस। असर्टिवनेस माने क्या होता है कि अपनी बात मनवाना, कोऑपरेटिवनेस माने कोऑपरेट करना, और इसके अकॉर्डिंग अलग अलग डायमेंशंस हैं। कॉम्पिटिशन आता है यहाँ, ठीक है, अवॉइडेंस आता है यहाँ, ठीक है, अकोमोडेशन आता है यहाँ, एंड आपका कोलैबोरेशन आता है यहाँ। ठीक है, ये अलग अलग डायमेंशन है। बीच में आता है आपका कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, सो दिस इज योर कॉम्प्रोमाइज, है ना। और अगर देखेंगे तो अज्यूमिंग जैसा कुछ भी नहीं है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डैश प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो गाइस इसके हिसाब से जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो इंक जेट प्रिंटर होता है, जिसमें क्या होता है, इंक को स्प्रे किया जाता है शीट पर, इट्स नॉट यू नो इम्पैक्ट नहीं करता है, दैट इज नो कनेक्शन। तो देयरफॉर वन इज द राइट आंसर। Who said a trade union is a continuous association of wage earners and for the purpose of maintaining or improving the condition of their working lives? A very famous definition given by Sidney and Bittrick, who are the economists and the social reformer from Britain. और इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जो भी लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, एचआरएम सब्जेक्ट से, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत ही लॉलीपॉप सवाल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डैश आर यूज एज स्विचिंग डिवाइसेस इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब आए थे? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हो गए आपके लेट 1950s से लेके अर्ली 1960s में, और इस टाइम पर सबसे पहले तो वैक्यूम ट्यूब यूज किए जाते थे, इस टाइम पे ट्रांजिस्टर तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर तक हम पहुंच गए थे, इसको बाद में इंटीग्रेटेड सर्किट ने रिप्लेस किया, एंड देन फाइनली इट वाज रिप्लेस्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, विच इज ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेस मोर एनर्जी देन अ स्प्रिंग दैट हैज नॉट बीन कंप्रेस्ड बिकॉज द कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो अब हम क्या करते हैं, उस स्प्रिंग पे वर्क करते हैं, वर्क डन जो होता है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, व्हिच इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट मींस द एबिलिटी ऑफ। भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस टू ट्रैप हीट एंड कीप द प्लैनेट वार्म। इसकी बात तो आजकल जोरों शोरों से चल रही है सिंस 2015 पेरिस एग्रीमेंट के बाद। और जैसे CO2 है, मीथेन है, दीज आर और नथिंग बट दी ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तब इसमें 8 शेड्यूल थे, अब इसमें कितने हैं? अब इसमें 12 शेड्यूल्स हैं, तो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? तो बायोटिक माने जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, और जो नॉन ए बायोटिक माने नॉन लिविंग बींग्स हैं। ये लिविंग बींग है, ये लिविंग बींग है, ये लिविंग बींग है, ये लिविंग बींग नहीं है, तो 4 इज द राइट आंसर। एज ऑफ जुलाई 2019 हु वाज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? तो इस टाइम पे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे वो थे करमबीर सिंह। करंट अफेयर्स का सवाल है बट डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। दीज करंट अफेयर्स आर नॉट सिमिलर टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन दी सिविल सर्विसेज। हमने जो करंट अफेयर्स बनाए हैं वो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के काफी ही डायरेक्ट और काफी शॉर्ट फॉर्म में हमने बनाए हैं। ठीक है, करंटली जो आपका चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो कौन है? वो है आपके दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट है who among the following was called the frontier Gandhi in Indian history? तो भाई फ्रंटियर गांधी इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन इंडियन हिस्ट्री एंड दैट इज अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में रहते थे, और यहाँ पर उन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट के कारण इनका नाम जो पड़ा फ्रंटियर गांधी पड़ा। ठीक है, फ्रंटियर पे था और खिलाफत मूवमेंट के ये एक तरीके से एसोसिएशन इनका था।
ठीक है। डैश इज अ नॉन वायलेंट इकोलॉजिकल मूवमेंट स्टार्टेड बाय द विलेजर्स इन द हिमालय टू प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड फॉरेस्ट। 1970s में बहुत ही पॉपुलर जो है मूवमेंट हुआ था बाय सुंदरलाल बहुगुणा, एंड दैट इज चिपको मूवमेंट। वन इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो अगर आप गलत कर दिए हैं तो मिस्टेक से ही किए होंगे और कोई इसमें एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सी इज द राइट आंसर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे। ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज अ नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व? नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व होता है 24 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था वो इनेक्ट हुआ था। हालांकि इट वॉज रिप्लेस्ड नाउ विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज एक्सप्लेन्ड बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कि कोई भी दो मासेस हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, and this attraction, that is force, is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them. ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि न्यूटन ने दिया था। एंड ऑप्शन सी में अगर आप देखेंगे तो टाइज ड्यू टू द मून एंड द सन जो है वो इसीलिए ऊपर नीचे उठती है क्योंकि देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून एज वेल एज बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल एम्परर हु वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंट टू प्रिजन इन रंगून, कौन थे ये? थे बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर। और उसके बाद तो क्वीन ब्रिटिश क्राउन जो है वो स्टैब्लिश हो गया था इंडिया में आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, है ना। तो टू, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपेनल इज, तो भाई प्रोपेनल का क्या है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये प्रोपेनल। और यहां से अभी भी देख रहे हैं कि टेंथ के बाहर के भी सवाल पूछ लिए, ऐसे नहीं कर रहा कि टेंथ तक लिमिटेड पूछ लिया है, कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल भी पूछ लिया है। तो ये बेसिकली क्या होता है? CH3CH2 और CHO ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड का होता है। ठीक है, तो वन इज द राइट आंसर। वहीं हम अगर बात करें अल्कोहल का, तो अल्कोहल का क्या होता है? ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOH। और कीटोन का क्या होता है? R1C डबल ओ बॉन्ड और R2। ठीक है, यहाँ सिंगल है ये, क्योंकि कार्बन का चार ही वैलेंसी होती है। ठीक है, चार ही ऑप्शन होते हैं उसके बाद सब्स्टिट्यूट होने के। तो दिस इज व्हाट एल्डिहाइड इज द राइट आंसर। कथकली इज अ पॉपुलर डांस। कथकली कहाँ का है? तमिलनाडु का है, कर्नाटक है, या फिर आंध्रा है? तीनों में से कहीं का नहीं है, केरला का है। तो वन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, पेयर ऑफ मेटल आर द मोस्ट मेलिएबल? मेलिएबल माने क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ मेटल यू नो टू कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट्स। ठीक है, तो हैमर्ड इनटू अ थिन शीट्स, तो क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर के पास ये एबिलिटी है। फोर इज द राइट आंसर। द सरकारिया कमीशन वॉज रिलेटेड टू 1983 में कमीशन आया था, एंड इट इज वेरी पॉपुलर कमीशन रिलेटेड टू दी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। तो करंट अफेयर्स के भी आप देख रहे हैं बहुत ही डायरेक्ट सवाल है, जीके के भी बहुत ही डायरेक्ट सवाल 2019 में पूछने को देखने को मिले हैं। नेम अ स्पाइस कॉमनली यूज्ड इन इंडियन क्यूजीन विच एक्ट एज अ पीएच इंडिकेटर। तो क्या होता है? टर्मरिक यूज होता है। ठीक है, टर्मरिक जो है पीएच इंडिकेटर की तरह एक्ट होता है। इसमें कौन सा एलिमेंट होता है? इसमें होता है क्यूरक्यूमिन, जो कि अपना कलर बदल देता है व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द बेस सॉल्यूशन व्हिच इज रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन में ये बदल जाता है, अदरवाइज ये अपने ओरिजिनल कलर में रहता है। ठीक है। विच मूवमेंट मार्क द एंट्री ऑफ महात्मा गांधी टू नेशनल पॉलिटिक्स? दैट इज चंपारण चंपारण सत्याग्रह इन द ईयर ऑफ 1917, जहां पे इंडिगो फार्मर्स को जो अट्रोसिटीज थी बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स, उनके खिलाफ ये आवाज उठी थी। Which of the following extreme locations are connected by the east-west corridor? तो it was connected under Golden Triangle project and between सिलचर एंड पोरबंदर। सिलचर कहाँ है? आसाम में है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। Who launched the क्रायो कैंपेन on the eve of men's cricket world cup? तो ये किसने लॉन्च किया था? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लॉन्च किया था। इट इज सेलिब्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिकेट दैट इज बीइंग प्लेड अक्रॉस द ग्लोब। कहीं बीच पे खेला जा रहा है, कहीं सड़क पे खेला जा रहा है, कहीं गली क्रिकेट है, एंड सो ऑन। ठीक है। ऑन विच डे डिड द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे? तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 16 अगस्त इज द डेट जब ये बोला था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कि हमें अब सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, जिसके बाद बहुत सारे राइट्स भी हुए थे, एंड वन फेमस राइट वाज कलकत्ता, दैट हैपेंड इन कलकत्ता। एड्स इज डिसीज दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू। कभी भी एड्स जो है वो हमेशा ब्लड के कनेक्शन से हो सकती है, वो कभी भी हैंड शेक से नहीं हो सकती, इसीलिए ये गलत आंसर हो जाएगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी मास ऑन द मून? तो भाई अर्थ का जो ग्रेविटी है वो जी है, मून की है G/3। तो 60 अगर है यहाँ पे तो G/3 या 20 हो जाना चाहिए। क्या ये सही आंसर है? द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि मास तो 60 kg था, वेट जो है वो जो है उसमें मास इंटू जी बदलता है, मास तो वही रहेगा ना, तो वेट जो है वो भले ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 600 है तो ये 200 हो जाएगा, पर भाई मास तो 60 ही रहेगा, इसलिए बी इज द राइट आंसर। द मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो मुझे इस पूरे पेपर में मिला।
हाउ मेनी आइलैंड्स कंप्राइज द लक्षद्वीप आइलैंड? बहुत ही फैक्चुअल है, 36 इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? Planning Commission was not a constitutional body, it was an extra constitutional body. Okay, the question is under the Payment of Bonus Act 1965, we have to define accounting year. So, accounting year, as per the options given, it says in relation to corporation, the year ending on a day on which the books and account of the corporation are to be closed and balanced. ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, what is meant by cooperative society under the Payment of Bonus Amendment Act 2015? See, guys, in labor laws questions, this examiner has basically added the word Amendment Act. ठीक है. However, these questions belong to the original act only. सो कोई अमेंडमेंट नहीं है. अमेंडमेंट 2015 में ये सब नहीं डाला गया. ठीक है, अगर हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की ही बात कर रहे हैं तो 2015 में ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं आई थी. कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन दैट वाज द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल एक्ट इटसेल्फ. ठीक है, और हम अगर हमें ये भी पता हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आया था तो वी वुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 है. ठीक है, सोसाइटी रजिस्टर्ड और डीम टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. ओके. Next question is, which of the following sections of the Payment of Wages Amendment Act 2017 deals with deduction for absence from duty? Again, there is no amendment 2017 which talks about this section. ठीक है, ओरिजिनल एक्ट में ये पहले से ही था सेक्शन 7(2)(b specifically deals with deduction for absence from duty. ठीक है जी. ओके, तो 4 से 5 क्वेश्चन आई हैव कम अक्रॉस कि जहां पे उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट लगा दिया, लेकिन दीज वर नॉट द अमेंडमेंट्स बट द ओरिजिनल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस? और जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस और मैटरनिटी रिलीफ की जो बात करता है वो करता है आर्टिकल 42. आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइंस हजार्डस प्रोसेस? सो सेक्शन 2(c)(b defines the term hazardous process. ठीक है, सो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस काफी आए थे इस एग्जाम में, बट दैट डज नॉट मीन कि अब आने वाले एग्जाम में भी सेक्शंस बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो वी शुड बी कंसेप्चुअली क्लियर, हमेशा ये ध्यान रखना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Seventh question, a sum sufficient for the normal and reasonable need of the average employee living in a locality where work under consideration is done. This definition relates to which type of wage? This is being reflected through living wage. और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसमें ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है. ठीक है, एक केस लॉ था सेंट्रल सेक्रेटरीट क्लब वर्सेस गीतम सिंह. ठीक है, और उसमें रेफरेंस था साउथ ऑस्ट्रेलियन एक्ट ऑफ 1912 और वहां वहां से ये डेफिनेशन ली गई है. ठीक है, ऑफ द लिविंग वेज एज इट इज, और इस केस लॉ में इसका रेफरेंस था. ठीक है, सो आंसर है इसका 4. Which of the following sections of Mines Act 1952 defines the term mine? So simply section 2J. Okay, according to Payment of Bonus Amendment Act 2015, an employee other than an apprentice shall be entitled to get bonus if his monthly salary. तो ये करेक्ट है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये सही में 2015 में ही अमेंड किया गया था प्रोविजन. ठीक है, जहाँ से मंथली सैलरी और वेज को इंक्रीज किया गया था फ्रॉम ₹10,000 टू ₹21,000. तो इसका आंसर है 3. एग्जाम्प्टेड एम्प्लॉय कहाँ डिफाइन किया गया है, कौन से सेक्शन में है? अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952. दैट इज, इसका आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर 3, दैट सेक्शन 2FF. विच सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन अमेंडमेंट एक्ट डिफाइंस मैनेजिंग एजेंट? सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे अमेंडमेंट 2017 डाल दिया गया है, तो ये ध्यान रखना. ठीक है, और इसका आंसर है सेक्शन 2F. ठीक है जी. Which of the following articles of Indian Constitution states about effective provision for securing public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement? तो ये सेक्शन है आपका आर्टिकल नंबर दैट इज 41. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4.
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द आईडी एक्ट कंस्टिट्यूट्स लेबर कोड? सो इसका आंसर है सेक्शन 7, ऑप्शन नंबर 2। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में बताना है कि एलोकेबल सरप्लस किसे कहते हैं। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे, आंसर की में आंसर 3 था, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट दिया हुआ है, ठीक है। जो 67% इस केस में और अदर अदर कंपनीज के केस में 60% की जो वो है, वो तो चलो ठीक है नहीं दी हुई है, बट ये भी इनकम्प्लीट है। तो इसका आंसर 3 है। और लेकिन जो आंसर है वो, मतलब ऑप्शन इनकम्प्लीट थी, ठीक है। 67% वाला थ्रेशोल्ड इन्होंने नहीं दिया हुआ था, बाकी तो इनकरेक्ट है ही, ठीक है जी। अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 व्हाट डज एपेलेट अथॉरिटी मीन? तो अगर आप आंसर ऑप्शन नंबर 4 देखोगे, बिल्कुल वैसे ही डिफाइन की गई है जैसे कि इस एक्ट में एपेलेट अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सेक्शन 2F में वीक को कैसे डिफाइन किया गया है? तो अगर आप देखोगे, वीक हमेशा 7 डेज का टाइम पीरियड होता है, तो 6 डेज वाला तो वैसे ही ओवर रूल सेटिसाइड हो जाती हैं, बचे ये वाले 7 डेज वाले। तो 7 डेज बिगनिंग इन द मॉर्निंग ऑन सैटरडे या मिडनाइट, तो मिडनाइट वाला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में थर्ड पार्टी को कैसे डिफाइन किया गया है? पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी। अगेन आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Mines Act में mine means an excavation where an operation for the purpose of searching for or obtaining minerals has been or is being carried on. Which of the following is not included? तो answer option number, all offensive works being carried out or out in or adjacent to mine that are not included in this definition. Rest everything is included. ठीक है जी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो आंसर रहेगा ऑप्शन 1। Which of the following is not within the scope outlined in the payment of bonus amendment act? Again same amendment ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की ही बात हो रही है। कौन कौन से नॉट इन द स्कोप है, ठीक है, वो हमारे को बताना है। तो इसमें ये तीनों चीजें प्रोवाइड की गई हैं बोनस एक्ट में, लेकिन ये जो चीज है, टू प्रोवाइड काउंसलिंग सेशंस टू द वर्कर्स एवरी मंथ, दिस इज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड। सो करेक्ट आंसर रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is not the function of commissioners under Employees Compensation Amendment Act 2017? तो Employees Compensation Act 1923 जो है उसमें क्या नहीं प्रोवाइड किया गया फॉर द फंक्शंस ऑफ कमिश्नर? ये मंथली अप्रेजल रिपोर्ट प्रिपरेशन, बाकी सब है। तो अकॉर्डिंगली आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, ठीक है जी। As per section 28 of the Mines Act 1952, no person shall be allowed to work in a mine more than 6 days in any 1 week, ठीक है जी। तो आंसर है इसका ऑप्शन 2। अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017, हु इज कॉल्ड एन एम्प्लॉय? तो इसका आंसर जान लीजिए। इसका करेक्ट आंसर था आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। लेकिन जो आंसर की आई थी उसमें आंसर भी गलत दिया हुआ था। आंसर दिया हुआ था 1, एनी पर्सन वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लीगल टीम ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। तो फॉरेन कंपनीज के टीम मेंबर जो है उसके साथ अगर काम करोगे तो वो एम्प्लॉय नहीं है। तो सीधा सीधा यही आंसर बनता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। और ये सब भी नहीं है, एनआरआईज और ये तो शेड्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा। आईडी एक्ट 1947 प्रोवाइड्स अ 3 tier सिस्टम ऑफ एजुडिकेशन। तो क्या नहीं प्रोवाइड किया गया इस सिस्टम में? डिस्ट्रिक्ट ट्राइब्यूनल्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अंडर द आईडी एक्ट लॉकआउट मीन्स, लॉकआउट हमेशा क्या होता है? टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। परमानेंट वाला क्या होता है? क्लोजर, ठीक है जी। तो आंसर है इसका ऑप्शन 1। Which of the following sections of the Right to Information Act explains exemption from disclosure of information? तो इसका आंसर है सेक्शन 8। सो आंसर ऑप्शन इज 4, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईडी एक्ट डिफाइंस वर्क्स कमिटी? तो सेक्शन 3 इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट डील्स विद द हेल्थ ऑफ द वर्कर? तो हम सबको पता है जो मेन 3 चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर 3 रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, चैप्टर 4 सेफ्टी से रिलेटेड की बात करता है, और चैप्टर 5 वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स की बात करता है। तो चैप्टर 3 में सेक्शन
नंबर आपके 11 to 20 कवर होते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, according to section 23 of the Mines Act 1952, notice needs to be given of an accident where there occurs in or about a mine. When is this provision not applicable? तो अगर आप आंसर ऑप्शन देखेंगे तो इस सब में एप्लीकेबल होता है। यहाँ जो लॉ में दिया हुआ है, एक्ट में दिया हुआ है, वो बिलेटेड की जगह दिया हुआ है प्री मेच्योर, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है ना? सो इन केस ऑफ अ प्री मेच्योर कोलैप्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग्स, देन दिस प्रोविजन वाज एप्लीकेबल। क्योंकि प्री मेच्योर वर्ड को बिलेटेड से रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसका आंसर है 2। ठीक है जी। Appropriate government may by notification appoint as many as inspectors as it deems fit for the purpose of payment of gratuity act. To which section of the payment of gratuity act deals with appointment of inspectors? आंसर रहेगा section 7A। ठीक है जी, आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑक्यूपायर इज डिफाइंड एज पर फैक्ट्रीज एक्ट? तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन नंबर 36 का, सेक्शन 2N। ठीक है। According to RTI 2005, Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be appointed by the President on the recommendation of the Select Committee. Who among the following is not part of the Select Committee? तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा जो है वो नहीं होते सिलेक्ट कमेटी के पार्ट, बाकी सभी होते हैं। तो इसलिए आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। Which of the following sections deals with power of inspectors under payment of gratuity act? तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 7B। ठीक है। Which of the following does not come under falsification of records as per section 64 of the Mines Act 1952? तो हमें बताना है does not come under। ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अननोइंगली की जगह एक्ट में नोइंगली दिया हुआ है, द वर्ड इज नोइंगली। तो अगर नोइंगली होता तब ये आ जाता। ठीक है। सो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अननोइंगली यूजिंग अ ट्रू। तो अननोइंगली अगर आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तो दैट इज नॉट योर फॉल्ट। नोइंगली अगर यूज कर रहे हो जो कि काउंटरफीट है या फॉल्स है, तो वो तो फिर गड़बड़ है ना। तो दैट इज वाई इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर ऑप्शन 2। According to which of the following sections of the Factories Act manufacturing process is defined? तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2K। As per the Factories Act 1948, child means a person who has not completed 15 years of age. So option रहेगी 2 आंसर। Which of the following is incorrect about chargeable tax under the direct tax in the payment? यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है, ये बात सही लिखी है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ठीक है जी। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 212 में दी हुई है। ठीक है। और यहाँ पे बोलता है कि डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड्स टैक्सेस चार्ज अंडर आईटी एक्ट। ठीक है। आईटी एक्ट में, कंपनीज प्रॉफिट सरटैक्स एक्ट 1964 में, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ में, ये इंक्लूडेड नहीं है उस डेफिनेशन में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द माइंस एक्ट द वर्ड एजेंट, एजेंट हमेशा ओनर के, यहाँ जहाँ पे भी लेबर एक्ट में बात हुई है तो एजेंट को ओनर की प्लेस पर ओनर से हमेशा रिलेशनशिप में यूज किया गया है। द वर्ड एजेंट व्हेन यूज्ड इन रिलेशन टू अ माइन मींस एवरी पर्सन वेदर अपॉइंटेड एज सच और नॉट taking part in the management, control, supervision or direction of mine or of any part thereof. So it is on behalf of owner. ठीक है जी। Which of the following sections of Payment of Gratuity Act explains compulsory insurance? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का। तो इसका आंसर है सेक्शन 4A ऑप्शन नंबर 2। फिफ्थ सेक्शन ऑफ द आईडी एक्ट डिफाइन द टर्म इंडस्ट्री। अगर हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन देखें तो सेक्शन 2J में डिफाइंड है। ओके, सो आंसर रहेगा ऑप्शन 1। Public authority under the RTI Act means any authority or body or institution of self-government established or constituted. Which of the following does not come under this provision? So IPC वाला जो पॉइंट है वो इसमें नहीं आता। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। Under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, which of the following is called controlled industry? तो अगर आप देखोगे यहाँ लिखा है any industry control of which by union that has been declared by the Central Act to be expedient in the public interest। ये करेक्ट डेफिनेशन है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है
परफेक्ट डेफिनेशन, यहाँ स्टेट एक्ट दिया हुआ है, यहाँ भी स्टेट एक्ट दिया हुआ है, तो इसीलिए ये सब आंसर का पार्ट नहीं है। यहाँ यूटी दे दिया तो इसलिए करेक्ट नहीं है। So the first question is solve the following. ये सिंपली कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना है हमें, जस्ट सोल्व द इक्वेशन 916 minus 103 whole square minus 916 plus 103 whole square divided by 916 into 103. So first 916 minus 103, that will come out to be 813 whole square minus and 916 plus 103, 1019 whole square divided by 916 into 103. तो इसमें हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 813 प्लस 1019 इंटू 813 माइनस 1019 डिवाइड बाई 916 इंटू 103। और जैसे ही हम इसे सोल्व करते हैं तो our आंसर विल बी -4। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the largest 3-digit number that is exactly divisible by 2, 4, 6 and 8 is। तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले नंबर जितने भी नंबर्स दिए हैं उन सबका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 2, 4, 6, 8 का आ जाता है 24 एंड इसमें से हम देख लेते हैं द ओनली नंबर डिविजिबल बाय 24 इज 984। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। If cot theta is equal to 2 divided by square root 3, then what will be the value of tan 2 theta? ठीक है, क्या दिया हमें, कोट थीटा होता है हमारा 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 और टेंजेंट थीटा क्या होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा। तो टेन थीटा हमारा आ जाता है √3/2। टेन टू थीटा का सीधा हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यूज रख देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी 4√3। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एजेस ऑफ 10 डॉक्टर्स ऑफ ए हॉस्पिटल आर गिवन बिलो। एजेस दी गई है 10 डॉक्टर्स की। व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट डॉक्टर एंड दैट ऑफ यंगेस्ट डॉक्टर। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। तो ओल्डेस्ट डॉक्टर विल बी 55 और यंगेस्ट द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन देम 24। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Next, if a metallic spherical ball is melted to form small balls with half of its radius, the number of balls so formed will be। तो फर्स्ट रेडियस क्या था बिगेस्ट बॉल का, आर। अब हमने जो स्मॉलेस्ट बॉल बनाते हैं उनसे एक बिग बॉल से जब स्मॉल बॉल्स बनाई है हमने आर से, तो उनका रेडियस कितना है, r/2। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल्स कैसे आ जाएंगी, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल। तो ये दैट विल कम आउट टू बी, फॉर्मूला होता है ना स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल्स का क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का 4/3 πr³ डिवाइड बाई 4/3 πr/2 तो दैट विल कम आउट टू बी 8। तो 8 बॉल्स बन जाते एक बिग बॉल से। नेक्स्ट, लुकिंग एट राधा, पूजा सेड शी इज द सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। हाउ इज राधा रिलेटेड टू पूजा। अच्छा ठीक है, ओनली सन ऑफ माई मदर, किसी की भी मदर का ओनली सन कौन होगा, उसका ब्रदर। तो क्या हुआ, ओनली सन ऑफ मदर मीन्स पूजाज ब्रदर। ठीक है, देन सी इज द सिस्टर। ठीक है, अब क्या है उसका पूजा के ब्रदर की जो सिस्टर है, तो दैट विल बी राधा। कौन होगी, राधा। तो हमें क्या करना है, राधा और पूजा का रिलेशन निकालना है, तो दे आर सिस्टर्स। तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a box contains 5 black and 4 white balls and one ball is drawn at random. The probability of getting a black ball is। तो probability क्या होती है, probability is equal to favorable cases divided by total number of cases।
तो कितनी बॉल्स निकालनी है उसने? ब्लैक बॉल्स निकालनी है। ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5 डिवाइड बाय टोटल केसेस 5 + 4, दैट विल कम आउट टू बी 5/9. So 2 is the correct answer. Next. Consider the given statement. Decide which of given assumptions are implicit in the statement. Statement. These mangoes are too cheap to be good. तो assumptions क्या दिए हमें? When the mango crop is ample, the prices goes down. तो ऐसा कुछ तो नहीं दिया है स्टेटमेंट में. Next. The lower the selling price, the more inferior is the quality of the commodity. तो ये क्या डायरेक्टली इम्प्लिसिट कर रही है कि चीप मैंगो जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं. तो सेम इट इज गिवन हेयर, जितना कम प्राइस होगा उतनी ही इंफीरियर क्वालिटी होगी कमोडिटी की. तो ओनली अजम्पशन 2 इज करेक्ट. तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. Select the option that will fill in the blank and complete the given series. अभी सीरीज कैसे? फर्स्ट इज 1 का क्यूब, सेकंड इज -1 का क्यूब, नेक्स्ट -2 का क्यूब, 3 क्यूब, -3 क्यूब. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? 4 क्यूब. दैट विल बी 64. So 1 is the correct answer. Next. 12 men can complete a task in 24 days. In how many days will 18 boys complete the same task if one man does as much work as 2 boys in 1 day? मीन्स क्या है कि जितनी एक मैन की कैपेसिटी है, बॉयज की कैपेसिटी उससे क्या है? हाफ है. तो 18 बॉयज is equal to 9 men. 18 boys are equal to 9 men. तो यहाँ से नंबर ऑफ डेज कैसे आ जाएंगे हमारे? 24 into 12 divide by 9. So that will come out to be 32 days. 4 is the correct answer. Next. The ages of Chinmay and Karthik are in the ratio 5:3 respectively. After 3 years, the ratio of their ages will be 4:3. The present ages of Karthik is. तो हम पहले क्या अज्यूम करेंगे कि चिन्मय और कार्तिक की एजेस क्या है? 5x एंड 3x. तो आफ्टर 3 years देयर एज विल बी 5x + 3 एंड 3x + 3. सॉरी. तो देयर रेशियो इज गिवन 4/3. यहाँ से सोल्व कर लेते हैं. x की वैल्यू विल कम आउट टू बी 1. और उसमें व्हाट विल द प्रेजेंट एज ऑफ कार्तिक? 3x. 3 into 1 that will come out to be 3 years. Next. If the uniform acceleration of a bus is 1/15 meter per second square, then find the distance traveled by the bus in 5 minutes. Assume that bus start from the rest. क्या दिया है कि बस रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो हमारी इनिशियल स्पीड इज 0. ठीक है. और एक्सेलेरेशन हमें क्या दिया है? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम इज 5 मिनट. बिकॉज हमारी एक्सेलेरेशन क्या सेकंड में है, तो 5 मिनट के वी विल मेक 300 सेकेंड्स. तो क्या हो जाएगा? हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्टेंस हो जाएगी ut + हाफ at स्क्वायर. यू हमारा 0 है, तो दैट विल कम आउट टू बी 0. 1/2 into 1/15 into 300 into 300. जब इसे सोल्व करेंगे तो विल गेट 1000 मीटर. Next. In a certain code language, ACID is written as it's not IC, it's 1C9D, and BON is written as B15N5. I would like be written in the same code. First क्या है? ACID. और उसे हम कैसे लिखते हैं? 1C9ND. सेम बोन को हमने कैसे लिखा है? B15N5. देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जितने कंसोनेंट है वो एज इट इज रह जाते हैं, और वोवल्स को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग किया है. तो लेक के लिए क्या हो जाएगा? L will be same since it's a consonant. Number for A is 1, K will be same, and E will be 5. So L1, K5. So C3 is the correct answer. Next. A number when multiplied by 14 increases by 195. The number is. So let the number be
x, तो क्या हो जाता है, व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाई x इट इंक्रीजेज बाई 195, यहां से x की वैल्यू विल फाइंड आउट और वो आ जाएगी हमारी 15. So next question is, star is the mother-in-law of @ and dollar is the newly born grandchild of hash and is the sister of percentage. Percentage the only child of her father hash. Hash has only 2 granddaughters. How is @ related to percentage? So percentage is only child of hash. It means percentage must be mother of dollar. ठीक है. सेकंड क्या दिया है, सेकंड स्टार इज मदर इन लॉ ऑफ @ means @ is married to percentage. @ is married to percentage. So since percentage is the mother, तो @ is the father. So @ कैसे related है percentage से? He is husband of percentage. Next. Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is associated to the first term. Hockey. Hockey is a sport in the same way. Anemone is a flower. So 4 is the correct answer. Next. Read the given statements and conclusions carefully and decide of the conclusions logically follow of the statements. All jokers are pokers. All jokers are pokers. ठीक है. Some pokers are queens. अब दो situations हो सकती हैं. Maybe some pokers are queens or all jokers are pokers and some pokers are queens. ठीक है. अब conclusions देखते हैं. Some jokers are queens. अब it may be possible or may not be. ठीक है. तो this will not definitely follow. All queens are pokers. All queens are pokers. ये भी नहीं कह सकते हम. Some pokers are jokers. तो obviously when all jokers are pokers, then there are definitely some pokers who are jokers. तो it will follow. No pokers are jokers. वो भी हम नहीं कह सकते. ठीक है. That is तो definitely wrong, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता. At least some pokers are jokers. ठीक है. तो only statement 2 follow. Sorry, only statement 3 follow. तो 2 is the correct answer. Pick the odd one out. Chair, wood, table, door. So here chair, table, door, all are furnitures made of wood. So wood is the odd one. Next. Read the given statements and conclusions carefully and decide of which of the conclusions logically follow from the statements. Statements क्या है? Some papers are book. Some papers are books. And no book is bed. No book is bed. अब दो situations हो सकते हैं. तो बेड उन दोनों से बिल्कुल ही अलग है, या फिर some papers are also beds. ठीक है. अब कंक्लूजन्स देखते हैं. नो बुक इज अ पेपर. नो बुक इज अ पेपर, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना. ऑल बुक्स आर बेड, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि बुक तो बेड है ही नहीं. सम बुक्स आर पेपर्स. सम बुक्स आर पेपर्स. तो some books are papers. Obviously when some papers are books, then there are definitely some books that are papers, so that will follow. No bed is a paper, ये भी हम नहीं कह सकते. तो only conclusion 3 follow. Next. Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term. Good, best, bad. Okay, तो superlative degree of good is best. Good, better, best. In the same way, bad की superlative degree क्या होगी? Bad, worse, worst. तो 3 is the correct answer. Next. Rachel has 5 sons, A, B, C, D, and E. A is not as funny as E.
A is not as funny as E. ठीक है, while E is funnier than C. E is funnier than C. E is not as funny as D, but funnier than B. E क्या है? E is not as funny as D, but funnier than B. C is not as funny as B, but is funnier than A. ठीक है, विच सन ऑफ रशेल इज द फनीएस्ट। तो अब सबको अगर हम सबका अगर हम मिलाते हैं तो क्या व्हाट विल वी गेट? ए सी बी। ए इज डेफिनेटली सबसे ही कम है, तो ए सी बी ई एंड डी। तो हु इज फनीएस्ट अमंग देम? डी। कौन है सबसे फनी इसमें? डी। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। Select the option that will fill in the blank and complete the following. HIK। अब इसमें क्या होता है? हम फर्स्ट टर्म्स लेते हैं HIJ। तो यहाँ क्या है? H+1 I+1 J+1 will be K. Next SRQ, S-1 R-1 Q-1 will be P. तो टर्म क्या आ जाती है नेक्स्ट हमारी? KP। तो 1 is the correct answer. Next, select the option that will fill in the blank and complete the given series. हाँ, next series क्या है? 11, 42, 93, 164। ठीक है, तो 11 और 42, what is the gap? 31. Next gap is 51. Next is 71. तो क्या है? हर बार 20 का गैप बढ़ जाता, तो नेक्स्ट विल बी 91. तो 164 plus 91 will come out to be 255. So 2 is the correct answer. If bat is equal to 23, then goal is bat. So we will give alphabetic numbering of that 2, 1, T. Bat का T हो जाता है 20. That will come out to be 2 plus 1 plus 20, 23. Same goal के लिए हम निकालेंगे G. G is 7, O is 15, A is 1 and L is 12. तो सबको ऐड करते हैं तो विल गेट 35. 4 is the correct answer. Next. So next question. I drove 50 kilometer towards east from a city S and then turned right and drove another 30 kilometer. Now I turned to my left and drove another 30 kilometer. Finally, I turned my right and drove 30 kilometer to reach a city F. Find the shortest state distance from cities S and F. Okay. तो I start from S. S से कितना चलता हूँ? 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न राइट एंड ड्रो 30 किलोमीटर. नाउ आई टर्न टू माई लेफ्ट. अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो माई लेफ्ट विल बी लाइक दिस 30 किलोमीटर. हाँ, फाइनली आई टर्न टू माई राइट एंड ड्रो 30 किलोमीटर टू रीच सिटी एफ. तो मुझे अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये निकालनी है. तो इसे हम क्या करेंगे? विल मेक इट अ राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज 50 एंड दिस इज 30, तो दैट विल कम आउट टू बी 80. यहाँ से ऐड करते हैं 30 प्लस 30 60. तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है एंड देन वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. SF square will be 80 square plus 60 square. 6400 plus 3600, 10,000. और SF यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10,000, that is 100 kilometers. So C is the correct answer.